मित्रों नमस्कार। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं जयपुर विकास प्राधिकरण की एक योजना पटेल नगर। यह एक आवासीय योजना है जो खोरी रोपाड़ा हेरिटेज सिटी जोन नंबर 10 में स्थित है। इसके आवेदन 14 जनवरी 2025 से प्रारंभ है। इस आवासीय योजना में 270 भूखंड हैं। तो मित्रों आज अपन इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे। ये भूखंड लॉटरी आवंटन द्वारा जनता को आवंटित किए जाएंगे। इसकी महत्वपूर्ण तिथियों को समझ लेते हैं। मित्रों ये जो पटेल नगर है खोरी रोपाड़ा हेरिटेज सिटी में है, इसकी महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आवेदन प्रारंभ की तिथि है 14 जनवरी 2025। आवेदन की अंतिम तिथि है 13 फरवरी 2025 और लॉटरी की तिथि है 24 फरवरी 2025। तो मित्रों इन तिथियों का आप स्क्रीनशॉट ले लें। और हाँ, एक मैं महत्वपूर्ण निवेदन कर रहा हूँ, आप वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि भाई इन्वेस्ट का सवाल है, आप उसमें पैसे लगा रहे हैं, कहीं कोई गलती ना हो जाए तो थोड़ा ध्यान देना। आइए इसकी सामान्य शर्तों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। योजना में आवेदन करने हेतु प्रक्रिया शुल्क 1000 रुपये जो कि नॉन रिफंडेबल है, निर्धारित पंजीकरण राशि के साथ ऑनलाइन जमा कराना होगा। दूसरा, एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक रजिस्ट्रेशन नंबर से अलग अलग आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर संपूर्ण राशि जब्त कर ली जाएगी। तीसरा बिंदु है, योजना के लिए निर्धारित पंजीकरण राशि आवेदन के साथ देय होगी। लॉटरी में योजना के भूखंडों के ग्रुप के अंतर्गत किसी भी क्षेत्रफल का भूखंड आवंटन होने पर आवंटी स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट है, पंजीकरण राशि एवं प्रक्रिया शुल्क का भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग इत्यादि के माध्यम से या नकद ई मित्र कियोस्क पर जमा करवाकर किया जा सकेगा। दोस्तों वहाँ पर आपको जो बिल डेस्क है उसमें एक क्यूआर कोड मिलेगा, जिसमें सीधा का सीधा क्यूआर कोड स्कैन करके भी आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। राज्य सरकार एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा समय समय पर जारी आदेश अथवा नियम योजना के भूखंड आवंटन पर भी लागू होंगे। तो इन शर्तों का आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं आवेदन करने की प्रक्रिया। भूखंडों के लिए आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.rajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन या ई मित्र कियोस्क केंद्रों के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता द्वारा बैंक खाता संख्या व बैंक खाता के IFS कोड को स्पष्ट रूप से ऑनलाइन अंकित किया जाना चाहिए। दोस्तों अगर आप अपना बैंक खाता संख्या अथवा IFSC गलत लिखेंगे तो आपको भुगतान होने में समस्या होगी। ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क एवं पंजीकरण राशि का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से किया जा सकेगा। मैंने बताया आपको, वहाँ पर आपको क्यूआर कोड मिलेगा, उससे भी स्कैन कर सकते हैं और नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड इत्यादि से भी कर सकते हैं। आवेदन की पात्रता क्या है मित्रों? राजस्थान का मूल निवासी हो आवेदक। दूसरा, आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक हो और आवेदक के स्वयं के नाम से बैंक खाता होना अनिवार्य है, जो योजना अवधि में चालू होना चाहिए। इसके बाद एक महत्वपूर्ण बिंदु की चर्चा कर लेते हैं। ये जो आपके लिए भूखंड मिलने वाले हैं ये लॉटरी से मिलेंगे। इनका लीज होल्ड होगा 99 ईयर्स का, 99 साल का लीज होल्ड इनका होगा। आवेदक की सकल वार्षिक आय एवं वर्ग। आवेदक के स्वयं अथवा परिवार की सकल वार्षिक आय, जिसमें पति पत्नी आश्रितों की कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-24 के आधार पर मान्य होगी। यानी आपको जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो आय थी उसके अनुसार आय मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की संगणना आवेदक अथवा परिवार के सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें ITR अथवा फॉर्म 16 की प्रति तथा पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा। आरक्षित श्रेणियों के वर्गीकरण पर चर्चा कर लेते हैं। आवेदक आवेदन की पात्रता के अनुरूप किसी एक निर्धारित आरक्षित श्रेणी में ही आवेदन कर सकता है। तो इसमें अपन एक एक कैटेगरी को देख लेते हैं, समझ लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे केंद्र सरकार के कर्मचारी, राज्य सरकार के विभागों और राजकीय उपक्रमों के कर्मचारी।
इनके लिए 10% रिजर्वेशन है, जिसमें 5% विकलांग और बचा हुआ सामान्य है। अनुसूचित जनजाति, इनके लिए 6.43% है, जिसमें 5% विकलांग और बचा हुआ सामान्य के लिए है, यानी जो एसटी के सामान्य है। उसके बाद में अनुसूचित जाति, इसमें 8.57% है, जिसमें 5% विकलांग और बचा हुआ सामान्य। इसके बारे में हम देखते हैं अधिस्वीकृत पत्रकार, इनके लिए 2% है। भूखंड आरक्षित, जिसमें 5% विकलांग और बचे हुए सामान्य है। इसके बाद में हम चलते हैं ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की ओर। तो मित्रों, जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति हैं उनके लिए 2% भूखंड आरक्षित हैं। सैनिक, जिनमें भूतपूर्व सैनिक एवं उनके परिवार भी सम्मिलित हैं, इनमें शहीद सैनिक की विधवा या शहीद के आश्रित, ये एस श्रेणी में आएंगे। सैनिक विकलांग वो बे श्रेणी में आएंगे, अन्य सैनिक सी श्रेणी में आएंगे। इनके लिए 10% स्थान आरक्षित है। अनारक्षित श्रेणी में 61% है, जिनमें 5% विकलांग और बचे हुए सामान्य है। अब यहाँ पर एक बिंदु की ओर हम चर्चा कर लेते हैं। आइए इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। यहाँ एक बिंदु है जो कहता है राज्य सरकार अथवा उपक्रमों अथवा राज्य के अभिकरण के नियमित रूप से चयनित कर्मचारी अथवा जो कि वर्तमान में परीक्षा पद पे हैं वे भी इस हेतु पात्र होंगे, लेकिन उनका सिलेक्शन रेगुलर बेस पे होना चाहिए। जो टेंडर बेस पे या मान लो महीने 2 महीने के लिए लगे हैं उनके लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है। इसके बाद हम चलते हैं आवेदन पत्र अस्वीकार अथवा निरस्त किए जाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। लॉटरी के पश्चात लॉटरी में सफल आवेदकों के पात्रता की जांच संबंधित जोन स्तर पर की जाएगी, जिसमें गलत तथ्य पाए जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखंड निरस्त किया जाकर पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। भाई यदि गलत आप दोगे तो इसमें एक शपथ पत्र और लगाना है, जिसमें भारतीय न्याय संहिता के आधार पर दंडित भी किया जा सकता है। इसलिए गलत तथ्य हमको नहीं भरने। एक ही व्यक्ति द्वारा एक से अधिक आवेदन करने पर सभी आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे। यदि आवेदक आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो तो भी निरस्त हो जाएगा। भाई यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप नहीं है तो भी आवेदन निरस्त हो जाएगा। आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया जाए तो भी आवेदन निरस्त हो जाएगा। आवेदन पत्र में नियम विरुद्ध एवं गलत तथ्य देने पर भी आवेदन निरस्त हो जाएगा। अवयस्क व्यक्ति द्वारा यानी 18 साल से कम उम्र का व्यक्ति कोई आवेदन कर रहा है तो भी आवेदन निरस्त है, और संयुक्त नाम से यदि आवेदन कर रहे हो तो भी आवेदन निरस्त है। उसके बाद में चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण शर्तों पर। भूखंड 99 वर्ष की लीज होल्ड अथवा फ्री होल्ड पर आवंटित किए जाएंगे। आवंटी को लीज डीड पंजीयन का व्यय स्वयं को वहन करना होगा। भूखंड आवंटी को भूखंड आवंटन के 5 साल की अवधि में भवन निर्माण पूर्ण कराना होगा। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो, अब देखो यहाँ जो 5 साल है ना, इसके स्थान पर 7 वर्ष ऐसा संशोधन किया जा चुका है भाई, ठीक है। यहाँ 5 साल गलती से मुझसे टाइप हो गया है, इसके स्थान पर आप लोग 7 वर्ष पढ़ें, ठीक। तो यदि नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखंड का आवंटन निरस्त समझा जाएगा तथा आवंटी भविष्य में भूखंड आवंटन का पात्र नहीं होगा। निर्धारित अवधि में भवन निर्माण नहीं होने पर निरस्त हुए भूखंड को नियमित अथवा निर्माण स्वीकृति को बढ़ाए जाने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश प्रभावी होंगे। अगर आप 7 वर्ष में नहीं बनाएंगे तो ये आवंटन निरस्त हो सकता है। आवेदन पत्र के साथ अग्रिम राशि प्राप्त होने मात्र से प्राधिकरण की इस योजना में भूखंड आवंटन करने संबंध में किसी भी तरह से कानूनी तौर पर बाध्य नहीं होगा। आप सोचे कि भाई मैंने अग्रिम राशि दे दी तो मुझे भूखंड मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आय वर्ग पे चर्चा करते हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या F17 इतना इतना 2021 जयपुर दिनांक 4/1/2021 के अनुसार आवंटन के समय आरक्षित भूखंडों के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान है। MIG A और MIG B। तो MIG A के आवेदकों की सकल वार्षिक आय ₹6,01,000 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक नहीं होगी, ऐसा। और MIG B के आवेदकों की सकल वार्षिक आय ₹12,01,000 से 18 लाख रुपए प्रति
वर्ष से अधिक नहीं होगी। तो मित्रों मैं आपको यहाँ बता दूं, इस योजना में केवल MIG A और MIG B के ही भूखंड हैं, यह आप अपने दिमाग में रखना। चलो तो दोस्तों, इसको लाइक करें वीडियो को, और इसको शेयर करें, कमेंट भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी टच करें, और इसको शेयर करें यार, किसी को लाभ मिल जाएगा। आपका क्या बिगड़ जाएगा, क्यों इतने कंजूस हो रहे हो दोस्तों। थैंक यू सो मच।